गुड आफ्टरनून प्यारे बच्चों। जैसे कि आपको पता है कि हमने अपना जो इससे पहले वाला चैप्टर था वो कंप्लीट कर लिया था, ठीक है। तो अब हम अपन जो है नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर होगा वो होगा विद्युत। तो प्यारे बच्चों देखो, विद्युत है, विद्युत इलेक्ट्रिसिटी। देखो जो विद्युत होता है क्या होता है, जैसे कि तारों में प्रवाहित बिजली है तो क्या है, ये विद्युत के अंतर्गत ही आती है, ठीक है, करंट वगैरह। अब सबसे पहले देखो जो हमारा टॉपिक होगा हमारा जो विद्युत से रिलेटेड है वो क्या है, विद्युत आवेश। क्या होगा प्यारे बच्चों, सबसे पहले टॉपिक विद्युत आवेश, ठीक है। यानी कि जो हमारा विद्युत आवेश होता है क्या होता है, यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है। तो सबसे पहले हम जो इलेक्ट्रिक चार्ज है, इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखो जो हमारा विद्युत आवेश होता है क्या होता है, देखो हमारे पास ये बताओ कि कोई भी वस्तु है, ठीक है, और किसी भी वस्तु में क्या है, आकर्षण या प्रतिकर्षण का गुण अवश्य होता है। क्या है, आकर्षण या प्रतिकर्षण का गुण अवश्य होता है, ठीक है बच्चों। यानी आकर्षण प्रतिकर्षण का गुण होता है और ये गुण ही क्या कहलाता है, हमारा विद्युत आवेश कहलाता है, ठीक है। अब यहाँ से देखो क्या है, यानी कि उसकी जो डेफिनेशन होगी वो क्या होगी कि आवेश किसी वस्तु का वह गुण है, ठीक है, जिसके कारण वह आकर्षण या प्रतिकर्षण का अनुभव करती है, ठीक है। क्या कहलाता है, हमारा आवेश कहलाता है। तो समझ गए होंगे प्यारे बच्चों, यानी किसी भी वस्तु में या तो आकर्षण या प्रतिकर्षण का अनुभव करती है यदि वस्तु, तो उसका गुण ही क्या कहलाता है, हमारा आवेश कहलाता है, ठीक है। और जो हमारे आवेश होते हैं, आवेश हमारे कितने प्रकार के होते हैं, पहली बात तो ये, ठीक है। यानी कि आवेश कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। पहला होता है प्यारे बच्चों धनात्मक आवेश। क्या होता है, धनात्मक आवेश, ठीक है। और नंबर 2 होता है हमारा ऋणात्मक आवेश। तो प्यारे बच्चों देखो, धनात्मक और ऋणात्मक आवेश को जैसे ही हम डिफाइन करते हैं, ठीक है, तो या हम क्या है, इनकी डेफिनेशन तो बोर्ड में आती नहीं, तो इसका मतलब इन्हें छोड़ दो। देखो पर वैसे ही बता देते हैं। अब ये बताओ, धनात्मक आवेश है, धनात्मक में धन आया हुआ है, यानी जो व्यक्ति धनी होगा, इसका मतलब है धनी का तात्पर्य है यहाँ पर विद्युत में कि जो वस्तु, यानी जो वस्तु इलेक्ट्रॉनों की क्या है, धनी होगी, यानी जिस पर इलेक्ट्रॉन बहुत अधिक होंगे, यानी जो किसी भी वस्तु को दे सकती है, ठीक है। इसका मतलब है उस पर धनावेश, और जो वस्तु ग्रहण करेगी यानी ऋणी हो जाएगी दूसरी वस्तु की, उसका मतलब है उस पर क्या है, ऋणात्मक आवेश है, ठीक है। अब यहाँ से ये देखो, इन्हीं के अनुसार हम क्या है, विद्युत आवेश की भी डेफिनेशन बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं कि किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता या कमी को हम विद्युत आवेश कहते हैं। तो जो अधिकता होगी वहाँ पर तो क्या होगा, हमारा ऋणावेश, और किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की कमी का मतलब है कि उस पर ज़्यादा थे तो उसने त्याग दिए, तो जो देगा इसका मतलब क्या है, उस पर धनावेश। और किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता, इस पर कमी थी तो इसने क्या है, ग्रहण कर लिए, तो इसका मतलब होगा कि इस पर क्या है, ऋणावेश उपस्थित है। तो धनावेश और ऋणावेश से रिलेटेड प्यारे बच्चों आपकी बातें समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब इसके बाद है हमारे आवेश के गुण। तो क्या आता है इसके बाद, इसके बाद आता है आवेश के गुण। तो देखो आवेश के गुण क्या है, सबसे पहली बात तो यह है कि जो हमारे पॉजिटिव यानी धनात्मक और धनात्मक हो, या ऋणात्मक हो, ये हमेशा एक दूसरे को दूर की ओर भगाते हैं। जैसे कि चुंबक होती है हमारी, यदि हम चुंबक का एन सिरा पास पास लाते हैं यानी समान प्रकृति का, तो क्या करते हैं, वे एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। तो इसी प्रकार
जब हम धनात्मक और धनात्मक आवेश को पास पास लाते हैं तो क्या है, प्रतिकर्षित करते हैं। प्रतिकर्षित का मतलब ये रिपल्स, यानी इनके बीच में रिपल्सन होता है। और यदि हम निगेटिव और पॉजिटिव लाते हैं यानी असमान प्रकृति के, तो इनके बीच में क्या होता है, एट्रैक्शन होता है यानी आकर्षण। ठीक है, तो समझ गए होंगे प्यारे बच्चों। तो क्या है कि एक जैसे आवेश यानी कि क्या है, एक जैसे आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। ठीक है, जबकि विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो प्यारे बच्चों समझ गए होंगे। और नंबर दूसरा क्या है, यानी कि जो हमारा आवेश है ये क्या है, न तो कभी हम इसे उत्पन्न कर सकते, न ही इसे क्या है, नष्ट कर सकते। इसे केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर स्थापित किया जा सकता है यानी स्थानांतरित, ट्रांसफ़र किया जा सकता है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इसी को हम क्या कहते हैं, आवेश का संरक्षण कहते हैं। तो क्या है, देखो यहाँ हमें क्या है आवेश के गुण में, दूसरा कि आवेश को न तो हम नष्ट कर सकते, न तो नष्ट किया जा सकता और न ही इसे उत्पन्न किया जा सकता। ठीक है, इसे केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है। तो प्यारे बच्चों यहाँ तक आपका हो गया होगा। ठीक है, डाउट क्लियर है, यदि किसी को डाउट हो तो पूछ सकता है। ठीक है, तो इस गुण को हम कहते हैं आवेश का संरक्षण। अब आते हैं हमारा थर्ड जो गुण है वो क्या है, ये है कि किसी भी वस्तु पर कुल आवेश शून्य होता है। शून्य का मतलब है कि उस पर जितना धनावेश होता है उतना ही उस पर क्या होता है, ऋणावेश होता है। तो ये हो गई नंबर 4। जब एक गुण हमारे ये है, इस गुण को हम आवेश का क्वांटीकरण भी कहते हैं। यहाँ से न्यूमेरिकल सा बनता है, आवेश का क्वांटीकरण। ठीक है, अब देखो आवेश का क्वांटीकरण क्या है। अरे बच्चों, आवेश का क्वांटीकरण ये है कि जो हमारी वस्तु है, ठीक है, वस्तु को जो आवेश है कभी भी टुकड़ों में नहीं दिया जा सकता। बस सिंपल सी बात ये है, क्योंकि जो आवेश है उसे हम कभी भी क्या है, टुकड़ों में नहीं दे सकते। तो प्यारे बच्चों ये समझ में आ गया होगा। तो क्या है क्वांटीकरण, देखो जैसे कि आपको बता दें एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे कि 100 रुपये है हमारे पास, 100 का नोट, उसे हम फाड़ कर नहीं चला सकते यानी टुकड़े कर कर नहीं चला सकते। उसी प्रकार जो हमारा क्यों है आवेश, ठीक है, इसे हम Q/2, Q/3 इस प्रकार क्या है नहीं बांट सकते। ठीक है, तो आवेश का जो क्वांटीकरण है तो उसमें प्यारे बच्चों क्या लिखेंगे हम कि आवेश को, आवेश या कह सकते हैं हम कि जो आवेश है वो पूर्ण संख्या गुणज होता है यानी आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होता है। ठीक है, पूर्ण गुणज का मतलब होता है यहाँ पे कि जो आवेश है यानी कि जो क्यू है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होने का मतलब है कि जो क्यू है, क्यू बराबर इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है ई, तो ये क्या होता है एन। पूर्ण गुणज का मतलब है ये वाली, यानी जितनी भी हमारी पूर्ण संख्याएँ होती है, यानी कि जहाँ एन बराबर क्या है 1 2 3 4 5 और किसी पर क्या है शून्य भी रहता है, शून्य भी तो रहता है हमारा किसी पर आवेश। ठीक है, अब प्लस माइनस का मतलब यहाँ क्या है कि प्लस का मतलब धनात्मक आवेश
और निगेटिव का मतलब क्या है यहाँ से, ऋणात्मक आवेश। और आपको जब भी कोई फॉर्मूला दिया जाए तो क्यों बराबर क्या है, एन आपको लगाना है। आपको इसके बारे में कुछ नई बातें भी बताएंगे, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने टॉपिक पर। तो हमारा 5वां पॉइंट क्या है, देखो यदि हमारे पास क्या है, दो आवेश है, एक तो Q1 हो गया और एक Q2 होगा, इनके बीच की दूरी क्या है, R है, ठीक है प्यारे बच्चों। और सबसे पहले देखो कि जब भी हमारे पास दो आवेश है, क्योंकि ये बताओ जब ये आवेश थे हमारे पास धनात्मक और धनात्मक, ठीक है, जब इन्हें हम पास लाए तो क्या हो, ये रिपल्सन हुआ इनके बीच में। रिपल्सन क्यों हुआ, यानी इनके बीच में प्रतिकर्षण हुआ। क्यों हुआ ये, क्योंकि इनके बीच में कुछ बल भी तो लगा होगा, ठीक है, जिस कारण ये एक दूसरे को क्या है, प्रतिकर्षित किया एक दूसरे को, ठीक है। तो इसका मतलब है दो आवेशों के बीच में जो बल लगेगा उसे हम वैद्युत बल कहते हैं। वैसे ही सुन लो प्यारे बच्चों, क्या कहते हैं हम उसे, आवेशों के बीच लगने वाले बल को वैद्युत बल। तो इस वैद्युत बल के अनुसार ही जो हमारा 5वां गुण है, तो क्या है, देखो हमने मान लिया हमारे पास ये दो बिंदु आवेश है, ठीक है। तो इन दो बिंदु आवेशों के बीच में जो लगने वाला बल है F, वो इन आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, और जो बीच की दूरी है इसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, और Q1 Q2 के अनुक्रमानुपाती होता है। तो क्या लिखेंगे हम कि दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल, ठीक है प्यारे बच्चों, उन आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, ठीक है, तथा उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। पता लग गया सभी को, यानी कि जो लगने वाला बल है, बल को हम F से प्रदर्शित करते हैं, ये Q1 Q2, F है अनुक्रमानुपाती किसके होता है, 1/r² के। अब हमें पता है कि दोनों चिन्ह सेम है, तो हम इन्हें क्या है, एक स्थान पर ही लिख देते हैं, ठीक है। तो इससे बाद में क्या होगा हमारा कि जो F है, F बराबर, जब हम ये चिन्ह हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लगा देते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिख देंगे हम कि जहाँ के एक क्या है, हमारा नियतांक है। तो प्यारे बच्चों आप समझ गए होंगे। तो एक बार इसका एक न्यूमेरिकल देखो कि आवेश पर क्यों बराबर एन पर न्यूमेरिकल क्या होता है। तो सबसे पहले आपको कुछ नोट पॉइंट लिखवाते हैं हम। क्या लिखवाते हैं, देखो प्यारे बच्चों, जो भी हमारा परमाणु होता है, ठीक है, क्या होता है, परमाणु। आपको एक बार बता दें, आपको जैसे ही केमिस्ट्री में पढ़ा होगा आपने कि जो परमाणु होता है, परमाणु के क्या है, नाभिक में, ठीक है, एक तो होता है हमारा प्रोटॉन, और प्लस क्या होता है, न्यूट्रॉन होते हैं। यही तो होते हैं, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा आपने। और तथा इसकी जो हमारे प्रोटॉन न्यूट्रॉन है नाभिक के चारों ओर, यानी इसकी कक्षा में, ठीक है, इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं, ठीक है। यानी कि ये हमारा हो गया परमाणु, ये हो गया हमारा नाभिक, और नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन इसकी चारों कक्षाओं में घूमते रहते हैं, ठीक है। इतनी प्यारे बच्चों, अब इसके बाद में देखो कि जो हमारे क्या है, एक तो हो गया हमारा इलेक्ट्रॉन, एक हो गया हमारा प्रोटॉन, और एक हो गया हमारा न्यूट्रॉन। अब सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, सबसे पहले हम देखते हैं इनकी खोज किसने की थी। प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता होगा, केमिस्ट्री में बताया होगा कि जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होता है हमारा, इनकी खोज किसने की थी। एक हमारा सूत्र होता है, वो क्या होता है, यहाँ पर लिख देते हैं हम, यहीं पर लिख देते हैं नीली पेन से। ये होता है ईंट पर नाच। क्या होता है, ईंट पर नाच। ईंट पर नाच का मतलब है कि ई से इलेक्ट्रॉन,
ठीक है। और इलेक्ट्रॉन की जो खोज करता थे कौन थे, वो थॉमसन, यानी यहाँ पे लिखो खोज करता, इसका नाम था थॉमसन। इसका नाम क्या था, जे थॉमसन। लेकिन ठीक है, क्या था, जे थॉमसन। कहीं कहीं बुक में वो थॉमसन भी लिखा रहता है। तो प्यारे बच्चों पता लग गया इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता कौन थे, जे थॉमसन। और इसके बाद था हमारा पर, पै से प्रोटॉन, रे से क्या था, रदरफोर्ड। यानी पर का मतलब होता है पै से तो प्रोटॉन होता है, रे से रदरफोर्ड। तो प्रोटॉन की खोज किसने की थी, ठीक है, ये की थी रदरफोर्ड ने। तो पता लग गया प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रॉन की खोज की थी जे थॉमसन ने, प्रोटॉन की खोज की थी रदरफोर्ड ने, और न्यूट्रॉन। तो ये क्या है, अब ईंट पर नाच, नाच यानी न से होता है हमारा न्यूट्रॉन, ठीक है, न्यूट्रॉन हो गया। और च से होता है चैडविक, यानी कि जो हमारी न्यूट्रॉन की खोज की थी इसका पूरा नाम था जेम्स चैडविक। तो प्यारे बच्चों आपको इनके खोजकर्ता भी मिल गए होंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के खोजकर्ता किसने की थी, बस आपको ये ध्यान रखना है, ईंट पर नाच यानी थॉमसन, रदरफोर्ड, जेम्स चैडविक, ठीक है। अब आपको वो आपकी प्रॉब्लम है कि आप इसे अब कैसे याद करते हो, ठीक है। अब आते हैं हम इनके आवेश, क्योंकि ये बहुत ही आवश्यक है। देखो जो हमारे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं इनके क्या है, कुछ आवेश भी होते हैं। जैसे कि इलेक्ट्रॉन है इलेक्ट्रॉन हमारा क्या है, एक ऋणावेशित कण है। ऋणावेशित का मतलब है इस पर क्या होता है, निगेटिव आवेश होता है। तो इस पर जो आवेश होता है कितना होता है, -1.6 गुणा 10⁻⁻19 कुलाम। क्योंकि जो एक कुलाम है, कुलाम आवेश का मात्रक होता है। मैं आपको एक बार और नोट पॉइंट में लिखवा दूंगा इन्हें, ठीक है। और प्रोटॉन पर क्या होता है, +1.6 गुणा 10⁻⁻19 गुलाम। हमें पता है कि जो प्रोटॉन होता है वो क्या है, एक धनावेशित कण है, और इलेक्ट्रॉन क्या है, एक ऋणावेशित कण है। जबकि जो न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन पे जो आवेश होता है कितना होता है हमारा, 0। तो प्यारे बच्चों सभी समझ गए होंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ से, जब भी आपको न्यूमेरिकल दिया जाए कि किसी वस्तु पर इतने इलेक्ट्रॉन हैं तो उस पर कितना आवेश होगा, तो आपको फॉर्मूला लगाना है Q बराबर NE, और Q बराबर NE से क्या है, E का मान धरना है 1.6 गुणा 10⁻⁻19। क्या है, हम इन्हें चिन्ह के साथ नहीं लेते, डायरेक्ट रखते हैं। चिन्ह का मतलब ही तो ये है कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन है ये एक ऋणावेशित कण है। तो आई होप प्यारे बच्चों यहाँ तक आपकी समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं इससे आगे इससे आगे वाले पार्ट पर, ठीक है प्यारे बच्चों। अब देखो जब भी न्यूमेरिकल सोल्व, हमारा एक नोट पॉइंट हो गया। और जब भी आपको न्यूमेरिकल सोल्व करने के लिए कहा जाए Q बराबर क्या लगाना है, NE। जहाँ देखो जो N है हमारा, N क्या है, N है हमारा इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ठीक है। और E क्या है हमारा, E है इलेक्ट्रॉन पर आवेश, ठीक है प्यारे बच्चों। आप सभी समझ गए होंगे, इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मतलब है कि इसकी वैल्यू लेनी है हमें 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलाम, ठीक है। अब इससे चलते हम आगे हेडिंग पर। अगली हेडिंग क्या है, अगली हेडिंग है हमारी आवेश के मात्रक, ठीक है प्यारे बच्चों। देखो यहाँ से आवेश का मात्रक क्या होता है, तो जो आवेश का मात्रक होता है यानी आवेश का मात्रक, जैसे कि कौन सी पद्धति थी वो, SI पद्धति में, ठीक है प्यारे बच्चों। तो SI पद्धति में जो आवेश का मात्रक होता है वो क्या होता है, कूलाम होता है, ठीक है। अब सभी बच्चे को समझ में आ गया होगा। और CGS पद्धति में, ठीक है, इसका जो मात्रक होता है वो क्या होता है, ये होता है स्टेट कूलाम होता है, ठीक है प्यारे बच्चों। अब हम एक क्वेश्चन करने वाले हैं इस पर ही, जो तुम्हारा पेज नंबर 275 पर, ठीक है, ये है दीर्घोत्तरीय प्रश्न में क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। आपको एग्जाम्पल भी इसके करने हैं। ये है कि Cu++ आयन पर यानी 2+S पे, ठीक है, आवेश की गणना कीजिए। अब ये बताओ जिस पर क्या है, पॉजिटिव आता है, ठीक है। इसका मतलब पॉजिटिव कब आता है, जब इलेक्ट्रॉनों की क्या होती है,
कमी होती है, यानी कि जो हमारा Cu प्लस प्लस है, प्लस पर क्या होगी, इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी, क्योंकि इस पर क्या है, धनावेश है, कमी होगी। तब इस पर जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी कितनी है, कितने प्लस लग रहे हैं, 2 लग रहे हैं, तो इसका मतलब n बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 2, यानी इतने इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी। यानी हम आवेश जितने भी ऊपर इसके पॉजिटिव या निगेटिव लगे होते हैं साइन, उतने ही क्या है, कमी या अधिकता हो जाती है। तो हमसे क्या पूछा है, तब इस पर आवेश पूछा है, तो आवेश क्यों बराबर क्या होता है, n का मान है हमारे पास 2, और E की वैल्यू मैंने अभी बताई थी कितनी लेनी हमें, 1.6 गुना 10 की पावर माइनस 19। तो यहाँ से क्यों बराबर 16 दूनी कितना हो जाएगा हमारा 32, 3.2 यानी कि गुना 10 की पावर माइनस के 19, और इसका मात्रा क्या बताया था, गुलाम। तो आई होप प्यारे बच्चों यहाँ तक सभी समझ गए होंगे। ठीक है, अब ये देखो, जितना भी आपको क्या है वर्क कराया जाए, ठीक है, ये आपको क्या है फेयर में करना है, और इसको साथ साथ याद करते हुए चलना है, जिससे आपको आगे आकर कोई परेशानी न हो। ठीक है, और रिवीजन टाइम में क्या है आपको बहुत हेल्प मिले, क्योंकि नोट्स का मतलब ही, एक बार और कह रहा हूँ, नोट्स का मतलब ही यही होता है कि हमारे क्या है नोट्स तैयार हो गए, और जब हमारा रिवीजन टाइम हुआ या एग्ज़ाम के टाइम, हमें इधर उधर ना भागकर अपनी एक स्थान पर लिखे या एक कॉपी में लिखे नोट्स को पढ़कर क्या है हम अपना बार बार रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, ये होता है इसका बहुत बड़ा फ़ायदा। तो अब देखो, ये मैं थोड़ा बहुत जूम कर देता हूँ, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लेना फेयर में करने के लिए। तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में।